इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन जिसे मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आखिर ये इन्फ्लेशन होता क्या है। तो अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो इसे हम आम बोलचाल की भाषा में महंगाई भी बोलते हैं। तो चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आज से 2 साल पहले 5 रुपये में मुझे 3 बर्गर मिलते थे, लेकिन आज क्या हो गया है, आज कंडीशन क्या हो गई है कि मुझे 5 रुपये में बस एक ही बर्गर मिल रहा है। तो अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं तो 5 रुपये में 3 बर्गर यानी एक बर्गर का कॉस्ट 1 रुपये 33 पैसे। तो पहले कॉस्ट था 1.33, अब क्या कॉस्ट हो गई है, अब हो गई है 5 रुपये। तो ये क्या हो गया, ये कॉस्ट इन्फ्लेट कर गया यानी प्राइस बढ़ गई, यानी महंगाई बढ़ गई। तो इसी को हम लोग इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति बोलते हैं। यानी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। उस कंडीशन पे क्या होता है कि हमारे जो परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी होती है वो घट जाती है। मतलब पहले मैं 5 रुपए में 3 बर्गर खरीद सकता था, लेकिन आज मैं 5 रुपए में एक ही बर्गर खरीद सकता हूं। तो हमारी ये करेंसी की परचेजिंग पावर घट गई है। तो इसी को इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है, यानी इन्फ्लेशन कितने प्रकार का होता है, और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, और एग्जाम्पल्स की मदद से उसे प्रॉपरली समझने की भी कोशिश करेंगे। अब देखो, इन्फ्लेशन 2 प्रकार की होती है। एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरी होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हम लोग मांग के द्वारा बढ़ी हुई मुद्रास्फीति भी बोलते हैं, जहां की हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को मूल्य के द्वारा बढ़ी हुई मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो चलो अब एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है और ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। तो ये हो गई डिमांड पुल इन्फ्लेशन की सिंपल डेफिनेशन, जिसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर क्रिएट हो जाती है जबकि प्रोडक्शन लेवल ऑफ गुड्स सेम ही रहता है। तो इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई करके जानने की कोशिश करते हैं। इसमें होता क्या है कि लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं और उनकी खरीदने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, बट वहां प्रोडक्शन लेवल सेम ही रहता है। तो इस वजह से डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई साइड वही सेम का ज्यों का त्यों रहता है। तो इसे हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग इसको। तो चलो मान लेते हैं एक कंपनी है मारुति सुजुकी, वो साल में 1 लाख कार बनाती है। ठीक है, अब 1 लाख कार बनाती है। अब इंडिया में क्या सिचुएशन है कि सारे लोग कार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं कहीं से कुछ ऐसा हो जाता है और सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाते हैं। अब लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ गए हैं, तो अब लोग बोलेंगे भैया मुझे भी कार चाहिए, मुझे भी कार चाहिए। तो अब सारे लोग चले जाएंगे कार खरीदने के लिए मारुति सुजुकी के पास। अब लेकिन मारुति सुजुकी के पास तो 1 ही लाख कार प्रोडक्शन होती है साल में, और वो 1 ही लाख होगी। तब मारुति सुजुकी क्या करेगी, बोलेगी कि भैया पहले मैं एक कार का दाम 10 लाख रुपीस देता था, अब मैं 16 लाख लूंगा। तो जाहिर सी बात है अब जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो बैकआउट हो जाएंगे। तो ये होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जहां पे सडनली डिमांड क्रिएट हो जाती है जबकि प्रोडक्शन लेवल सेम का सेम रहता है। इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब ये 2 ग्रुप है, अब इनको मछली खानी है। तो अब ये क्या करते हैं कि ये मछली वाले को फ़ोन लगाते हैं। अब मछली वाले को फ़ोन लगा के ये एक मछली ऑर्डर करते हैं। तो अब इनके पास तो पैसे है, तो इन्होंने पैसे दे दिए, तो मछली इनको मिल गई। अब ये लोग भी, ये हेरा फेरी टीम जाती है मच्छी लेने के लिए। अब ये मच्छी लेने तो जाती है, लेकिन इनके पास तो पैसे है ही नहीं। तो वो मच्छी वाला इनको बोलता है चल हट, और मना कर देता है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन हो गई। अब कुछ ऐसा होता है कि कहीं से इन हेरा फेरी टीम की लॉटरी लग जाती है और इनके पास भी पैसा आ जाता है। अब देखो, इनके पास भी पैसा आ गया है। अब ये तो पहले अफोर्ड कर सकते ही थे, तो ये तो पैसे दे रहे हैं मच्छी वाले को। अब ये भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये भी बोलते हैं कि हमें भी मच्छी दो। पहले एक ही जगह से डिमांड आती थी, अब टोटल 4 जगह से डिमांड आ रही है, लेकिन मच्छी वाले के पास तो मच्छी एक ही है। तो अब ये क्या करेगा, अब उस मच्छी की कॉस्ट बढ़ा देगा क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो चलो आगे बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। तो अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट की सडनली जो फैक्टर कॉस्ट रहती है, फैक्टर कॉस्ट मतलब जो भी लागत आती है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, वो बढ़ जाती है। अगर मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट को बनाने में किसी कंपनी को 10 रुपये कॉस्ट आ रही है, मार्केट में उसे वो 12 रुपीज़ में बेच रही है। अब मान लेते हैं किसी वजह से उनकी लेबर कॉस्ट बढ़ गई, उसके बाद रॉ मटेरियल की भी कॉस्ट बढ़ गई। अब उनको जो फैक्टर कॉस्ट आता है, मतलब जो लागत आती है प्रोडक्ट बनाने में, वो आती है ₹14। तो अब क्या ये इसको 12 रुपये में बेच पाएगी। अब कंपनी है भाई, कंपनी बनी है तो प्रॉफिट बनाने के लिए बनी होगी, तो जाहिर सी बात है अब इसे 12 में नहीं बेच पाएगी। अब प्रॉफिट करने के लिए इसको तो अब 15 रुपीज़ से अधिक में ही बेचना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो चलो इसको भी एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ABC नाम की एक कंपनी है जो स्मार्टफोन बनाने का काम करती है।
अब मान लेते हैं कि स्मार्टफोन बनाने में जो उनकी लागत आती है वो आती है 40 रुपीज़ पर स्मार्टफोन, और वो मार्केट में इसको 50 रुपीज़ में बेच देती है। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है कि अब इनकी लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि अब इनके लेबर स्ट्राइक पे चले जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ। तो भैया मैनेजमेंट को अब सैलरी तो बढ़ानी पड़ेगी, तो वो सैलरी बढ़ा देते हैं। और दूसरी तरफ मान लेते हैं कि भारत सरकार ने चाइनीज गुड्स पे बैन लगा दिया है। अब चाइनीज गुड्स पे बैन लगा दिया यानी इंपोर्ट बैन हो गया है। तो अभी हमारे यहाँ जो कंपनी है एबीसी, इसको अब जो रॉ मटेरियल है स्मार्टफोन के लिए वो कहीं और से मंगानी पड़ेगी। तो अब मान लेते हैं कि ये रॉ मटेरियल सब ताइवान से मंगाती है, तो अब इसको थोड़ा महंगा पड़ता है, बिकॉज ताइवान अच्छे क्वालिटी की कंपोनेंट्स यूज करता है, चाइनीज टाइप के नहीं यूज करता है। तो अब इनका जो कॉस्ट आता है पर फोन का वो आता है 56 रुपये। अब 56 रुपये इनका आता है, तो अब जाहिर सी बात है पहले ये 50 रुपीज़ में बेच रहे थे, तो अब क्या ये 50 रुपीज़ में इसको बेच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अब ये 50 रुपीज़ में इसको बिल्कुल नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि इनको प्रॉफिट कमाना है। तो अब ये इसका कॉस्ट बढ़ा के 70 रुपीज़ कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन हुआ हमारा, यहाँ पे हमारा कॉस्ट की वजह से हमारा ये प्राइस भी गुड्स का इन्फ्लेट हो गया यानी बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ मेनली हमारा जो वेजेस थे एम्प्लॉयज़ की वो बढ़ गई, और हमारा जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट था वो भी बढ़ गया। तो इसको हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो अब बात करते हैं मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन। क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं जिससे कि हम मुद्रास्फीति को रोक सके। तो पहला होता है सप्लाई साइड मेजर्स। सप्लाई साइड मेजर्स मतलब होता है कि सप्लाई साइड में जो भी दिक्कतें आ रही है उसको सॉर्ट आउट करना। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सप्लाई साइड में क्या क्या दिक्कत आती है। कभी कभी जैसे आपने बरसात के दिनों में देखा होगा कि जैसे ही बरसात के दिन आते हैं हमारे यहाँ प्याज के दाम अचानक बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, प्याज हमारा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से आता है, और बारिश के कारण वहाँ पे जो सप्लाई साइड में दिक्कत आ जाती है प्रोडक्शन लेवल में। तो इस वजह से क्या होता है, हमारी डिमांड तो रहती है, बिकॉज हमारी डिमांड तो उतनी ही रहती है क्योंकि हम सबको सब्जी में प्याज चाहिए, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है वो कम हो जाता है। तो उस समय सरकार सप्लाई साइड मेजर्स लेती है, जैसे कि एक तो ब्लैक मार्केटर्स और होर्डिंग करने वाले लोगों पे कार्रवाई करती है, मतलब जो जमाखोरी करते हैं या फिर कालाबाजारी करते हैं उन पे कार्रवाई करती है। दूसरी चीज, अगर जरूरत पड़ती है तो बाहर से दूसरे देशों से भी प्याज को इंपोर्ट करती है। तो ये हो गया एक टाइप का एग्जाम्पल जिसमें हम लोग देख रहे हैं सप्लाई साइड को बहाल करने की कोशिश की गई है। अब बात करते हैं कॉस्ट साइड मेजर्स। कॉस्ट साइड मेजर्स क्या क्या होते हैं? पिछले साल जब ये कोविड सिनारियो स्टार्ट हुआ था तब हमारे यहाँ अचानक मास्क के डिमांड और सैनिटाइजर की डिमांड अचानक ही बढ़ गई थी। तो उस टाइम क्या हो रहा था कि मास्क अचानक ही दुकानों में बहुत महंगे प्राइस पे मिलने लग रहा था। जो चीज़ 50 रुपए में मिलनी चाहिए तो वो 150-200 रुपए तक जा रही थी। तब सरकार ने क्या किया कि उस मास्क और सैनिटाइजर को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में लेके आ गए और बोला कि भैया कोई भी दुकानदार 30 से 40 रुपए जो भी कॉस्ट उन्होंने तय किया कि इससे ज़्यादा में मास्क नहीं बेच सकता है। तो ये कॉस्ट साइड मेजर्स है, और इस तरह से डिपेंड करता है कि आखिर कौन सा प्रोडक्ट है, उसमें कौन कौन से कॉस्ट बॉटलनेक्स आ रहे हैं या फिर कौन कौन सी बाधाएं आ रही है। वो डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों पे कि उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। ये भी एक तरीका होता है इन्फ्लेशन को चेक करने का। अब तीसरी चीज़ आती है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम लोग मौद्रिक नीति भी बोलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा काम किया जाता है। इसका मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आरबीआई के टारगेट्स होते हैं, इन्फ्लेशन टारगेट, जो हमारा अभी इन्फ्लेशन टारगेट 4 to 6% का टारगेट है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बैंकिंग वाली चीजें पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी में, तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और इसी तरह एक चीज और होती है जिसको हम लोग फिस्कल पॉलिसी बोलती है, जो सरकार के द्वारा लिया जाता है। ये भी एक सेपरेट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी बस इतना जान लो, इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए ये 4 मेजर्स यूटिलाइज होते हैं। एक तो सप्लाई साइड मेजर्स होते हैं, एक कॉस्ट साइड मेजर्स होते हैं, तीसरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है और चौथा फिस्कल पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में, कि मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन के बारे में। क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन लेवल होता है वो काफी लो होता है, तो इसको हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। दूसरा नंबर गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो हमारा इन्फ्लेशन होता है वो डबल डिजिट में रहता है, यानी हमारी जो महंगाई दर होती है वो डबल डिजिट में रहती है, उसको हम लोग गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। तीसरी चीज जो आती है वो जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि हमारे यहाँ जो महंगाई होती है वो काफी तेजी से बढ़ जाती है, चीजें काफी महंगी मिलने लगती है, जो कि कंडीशन चल रहा है जैसे वेनेजुएला में और जिम्बाब्वे में भी कंडीशन चल रहा है। ऐसा है जिम्बाब्वे में, तो आप देखोगे कि जिम्बाब्वे की सरकार ने वहां पे ट्रिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर्स के नोट छाप रखे हैं, लेकिन ये ट्रिलियन डॉलर से आप खरीद क्या सकते हो वहां पे?
बस 1 दर्जन अंडे। तो जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में ज़बरदस्त हाइपर इन्फ्लेशन है। उसके बाद आता है बॉटलनेक और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी सप्लाई साइड है वो बहुत तेज़ी से गिर जाती है, और लेकिन हमारी डिमांड जो रहती है वो उतनी की उतना ही रहती है। जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल में बात की थी कि बरसात के दिनों में प्याज की कॉस्ट कैसे बढ़ जाती है, वहाँ पे हमारा सप्लाई साइड हैम्पर हो जाता है, सप्लाई हमारी कम हो जाती है, लेकिन हमारी डिमांड तो ज्यों की त्यों रहती है। तो ये एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं वो एक स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है, या फिर बॉटलनेक इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ आती है जिसको हम लोग स्टैग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। स्टैग इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही बहुत तेज़ी से बढ़ती है यहाँ इस कंडीशन पे, यानी महंगाई के अलावा बेरोजगारी भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो उस कंडीशन को हम लोग स्टैग इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसके रिगार्डिंग एक चीज़ आती है जिसको हम लोग फिलिप कर्व बोलते हैं। ये इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके बारे में हम लोग फिलिप कर्व के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। अभी एक और चीज़ होती है कोर इन्फ्लेशन बोल के, उसको हम लोग देख लेते हैं आखिर ये कोर इन्फ्लेशन क्यों डिफरेंट होती है बाकी सब इन्फ्लेशन से। अब ये कोर इन्फ्लेशन, जिसको हिंदी में कोर मुद्रास्फीति बोला जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए, बिकॉज इसमें ऐसी दो चीज़ें होती है जिनको हटा दिया जाता है, जिनको काउंट नहीं किया जाता है, जो होती है फूड और फ्यूल। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होता है भैया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश में ये दो चीज़ें हैं, उनकी प्राइस काफ़ी टेम्पोररी वोलाटाइल है, यानी कभी तुरंत ऊपर जाएगी कभी तुरंत नीचे आएगी। तो इस प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से इन दोनों चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। याद रखना, दो चीज़ें नहीं इंक्लूड होती है कोर इन्फ्लेशन में, 2F यानी फूड और फ्यूल। और इनकी टेम्पोररी प्राइस राइज का जो कारण होता है वो होता है हमारा जो फूड होता है वो काफ़ी तौर पर मानसून पर डिपेंड करता है। अगर मानसून ठीक रही तो प्राइस ठीक रहेगा, अगर मानसून ठीक से नहीं हुआ तो सप्लाई साइड हैम्पर होती है और प्राइस राइज हो जाता है। वही चीज़ हमारे फ्यूल पे भी होती है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर फ्यूल जो इम्पोर्ट होता है और ओपेक कार्टेलाइजेशन के कारण वो उसकी प्राइस ऊपर नीचे होते रहती है। ऊपर से फ्यूल पे हमें एशियन प्रीमियम अलग से देना पड़ता है। तो ये जब हम लोग ओपेक कंट्रीज के बारे में बात करेंगे तो एशियन प्रीमियम क्या है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, कार्टेलाइजेशन क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्फ्लेशन स्पाइरल, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन और इन्फ्लेशन गैप, डिफ्लेशनरी गैप के बारे में बात करेंगे।